हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों। एनसीईआरटी के संपूर्ण हल, ठीक। और इस अध्याय में हम अब से पहले क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं, यानी जो अतिरिक्त प्रश्न है उससे पहले क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं। अब आ गई अतिरिक्त प्रश्न। देखिए, अतिरिक्त प्रश्नों में ये कहा जाता है कि यार ये तो अतिरिक्त प्रश्न है, इनको मत करो, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये करने नहीं है अतिरिक्त प्रश्न। आपको करने हैं, जितना आप इनमें समझ सकते हैं आपको समझना है। थोड़े बड़े होते हैं, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा। अगर आपने पूरा अध्याय पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अब माहौल ये होता जा रहा है कि पहले ये अतिरिक्त प्रश्न अतिरिक्त में छोड़ दिए। अब क्या हो रहा है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में सर में अतिरिक्त प्रश्न आते रहे हैं, आते रहेंगे। तो अब क्या होता है कि इसको छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, अधूरा रहता है पाठ्यक्रम हमारा। एनसीईआरटी को पूरी तरह हल हमें करना ही होगा, ठीक। चलिए, ये बात आपने मान ली। अब शुरू करते हैं अतिरिक्त प्रश्न। यह है 25 नंबर का सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी हल, यह है 25 नंबर का सवाल। 1-25, ठीक। क्या प्रश्न है ये, क्या सवाल है, देखते हैं। 2.55 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड एक्सपेरिमेंट जो है उस पर आधारित ये सवाल है। कहीं आपने नाम सुना होगा। तेल का घनत्व दे रखा है, बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। यानी कि इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में जो गुरुत्वीय बल होता है, जो भार होता है, जिसे कहते हैं mg, उसको विद्युत बल से संतुलित कर दिया जाता है। अब ये कैसे होगा, देखिए मान लीजिए ये एक बूंद है, ये कोई बूंद है और इसमें मान लीजिए कोई ऋणात्मक आवेश है। इस बूंद में ऋणात्मक आवेश भरा हुआ है। हम देखें तो बूंद का जो भार है वो नीचे की तरफ काम करता है। भार आप जानते हैं mg होता है, और इस पर जो विद्युत बल है वो QE ऊपर को काम करता है, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र किस तरफ को लगाया गया ये भी बता सकते हैं। ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य होता है, तो ये हो गई नीचे की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा। संतुलन की अवस्था में ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं, तो ये बूंद जो है हवा में टंग जाती है। हवा में टंगी हुई बूंद पर हम ये चीज़ें निकालते हैं, तो यहाँ से प्रयोग से जो हम निकालते हैं हम Q/m ज्ञात करते हैं। प्रयोग जो हो रहा है मैं उस पर बताता हूँ, ज्ञात करते हैं, ठीक। ये हम करते हैं प्रयोग के अंदर, ये प्रयोग में होता है, ठीक। कैसे होता है ये, संतुलन की अवस्था पर में, संतुलन की अवस्था में, ठीक। बूंद पर कुल बल 0, बूंद पर परिणामी बल 0 है तो, ठीक। अब देखिए कैसे, बल ऊपर की तरफ कितना है विद्युत बल, और नीचे की तरफ कितना बल है, भार। ऊपर की तरफ विद्युत बल है, नीचे की तरफ भार है। अब यहाँ पर जो बूंद की त्रिज्या है ये उसको पूछता है कि बूंद की त्रिज्या बताइए, ठीक। अब यहाँ देखिए आवेश कितना है ये बता रहा है। यह कह रहा है 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हैं। 12 इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश है, ठीक। तो यानी ऋणात्मक आवेश 12 इलेक्ट्रॉन का है, तो 12 इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश 10⁻⁻19 ये आवेश रख दिया मैंने। और आवेश को ऋणात्मक मानते हुए
मैंने विद्युत क्षेत्र नीचे को लगा के विद्युत क्षेत्र के विपरीत विद्युत बल ऊपर को लगा दिया और उसे संतुलित कर दिया इसके भार से, जिससे ये हवा में टंग गई। ठीक, विद्युत क्षेत्र लगाया है, जितना बताया है वो लगा देते हैं। 2.55 10 की घात 4, विद्युत क्षेत्र का मान 2.55 10 की घात 4। ये आया m, g का मान 9.8। ये चीज़ आ रही है, ये सब गिवन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप m का मान निकाल लेंगे। m का मान कितना होता है? ये होता है आयतन गुणा घनत्व। ये आप जानते हैं, आपके पास ये सूत्र है कि द्रव्यमान या सहनति कैसे निकलती है, आयतन गुणा घनत्व। तो m का मान ज्ञात कर लेने के बाद इसको एक गोला मानते हुए, इस बूंद को गोलाकार बूंद मानते हुए, इसकी त्रिज्या को r मानते हुए, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r का घन घनत्व है। घनत्व प्रश्न में दे रखा है 1.26 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको आप 1.26 को 10 की पावर 3 से गुणा करके किलोग्राम प्रति घन मीटर में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि सभी मान एसआई मात्रक हैं, एसआई के मात्रक हैं, तो घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर में बदलना होगा, क्योंकि ये ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर में है। तो m का ये मान देखिए आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से जो m का मान आ रहा है उसमें त्रिज्या नहीं है। m का ये मान यहाँ लगा देंगे तो त्रिज्या का मान निकाल देंगे। ठीक, समझ रहे हैं? बलों के संतुलन से क्या मिलेगा? m का मान मिलेगा। किस में मिलेगा? ये किलोग्राम में मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको किलोग्राम में। यहाँ से m का मान रखने पर ये जो त्रिज्या प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी तुम्हें मीटर में। ठीक, क्योंकि मान रख दिया तुमने यहाँ पे, बाकी सब कुछ पता है। तो ये तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक, लंबी चौड़ी गणनाएं हैं, अतिरिक्त अभ्यास, अतिरिक्त प्रश्न हम कर रहे हैं, थोड़े बड़े हैं, थोड़े मुश्किल हैं। खैर, समझ में आ गया कि मिलिकन ऑर्डर ऑफ मेथड में किस प्रकार विद्युत बलों को और गुरुत्वीय बलों को संतुलित कर दिया गया। ठीक, यहाँ से m निकालें, यहाँ लगाएं तो r निकाल लें। r निकालने में इसमें निकालना पड़ेगा तुम्हें घनमूल। देखिए r की पावर कितनी है? 3 है, तो घनमूल निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, चलिए खैर, हमारा उद्देश्य इस सवाल को समझना था क्या है। उत्तर की जांच तो हम अपने तरीके से निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ले रहा हूं प्रश्न नंबर 26। वैद्युत बल रेखाएं ठीक, वैद्युत बल रेखाओं के कुछ चित्र बताए गए हैं। ठीक, किस तरह के चित्र हैं? देखो, ए बी सी। ए में एक चालक है जिसकी इस तरह की आकृति है और इस पर लिख दिया गया चालक, और इसमें कुछ विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकाल के दिखाई गई हैं, किसी भी दिशा में ऐसे दिखाई गई हैं। ठीक, तो बताना है कि ये चित्र विद्युत बल रेखाओं को सही दिखाता है कि नहीं दिखाता है। ठीक, ये है पहले वाला। ठीक, उसके बाद बी में प्लस माइनस के कुछ आवेश लिए गए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। और विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव में से नेगेटिव, नेगेटिव में से पॉजिटिव, इस तरीके से डाल दी गई हैं। ये दूसरा चित्र है, ऐसे बना रहे हैं, देखिए इसको, इस तरह का चित्र है। अब
पहुंचते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक, सी में क्या बताया जा रहा है? सी में विद्युत बल रेखाएं दो प्लस प्लस यानी पॉजिटिव आवेशों से निकाली गई हैं और कुछ इस तरीके से उनको प्रतिकर्षित कराकर दिखाया गया है। ये सी में हो रहा है। ठीक, डी में फिर 3 आवेश लिए गए हैं, 3 आवेश हैं और इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए दिखा दी गई हैं। ऐसे यूँ ऐसे दिखाया गया बल रेखाओं को, और भी हैं काटते हुए दिखा दी, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और ई में विद्युत बल रेखाएं एक धनात्मक आवेश से निकालकर एक ऋणात्मक आवेश में डाली गई हैं, इस प्रकार। और बीच में विद्युत बल रेखाओं के वृत्त बना दिए गए, ऐसे ऐसे। ठीक, तो यहाँ हमें बताना है कि जो सही विद्युत बल रेखा है वो कौन सी है, सही विद्युत बल रेखा इनमें से कौन सी है। देखिए, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र का यह नियम है कि वह चालक के पृष्ठ के लंबवत होगा। क्यों? क्योंकि चालक के पृष्ठ पर सारा आवेश संतुलित अवस्था में, स्थिर अवस्था में रहता है और वो आपस में चालक के पृष्ठ के अनुदिश वो एक दूसरे पर बल नहीं लगाता। तो इसका मतलब हो गया कि जब चालक के पृष्ठ के अनुदिश कोई बल नहीं लगेगा तो विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा। तो इसलिए ये जो चीज़ है ये गलत हो गई, ये गलत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे चित्र में कि माइनस से प्लस में विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र जा रहा है, जो संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र माइनस से प्लस में या प्लस में जाता नहीं, प्लस से निकलता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सही आ रही हैं क्योंकि दोनों आवेश धनात्मक हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए बिल्कुल सही तरीके से बना हुआ है, जैसा होना चाहिए। कोई रेखा किसी को काट नहीं रही, प्रतिच्छेदन नहीं कर रही है। ठीक, तो ये चीज़ सही हो रही है। डी में भी देखिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ई में देखेंगे तो विद्युत बल रेखाओं के आवेशों के कारण, चालकों पे आवेशों के कारण विद्युत बल रेखाओं के वृत्त नहीं बनते, लूप नहीं बनते। विद्युत बल रेखाओं के रूप जब बनते हैं जब वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न होती हैं, यानी इस मामले में नहीं बनते। कुल मिलाकर यहाँ मान के चलिए कि लूप नहीं बनते, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बनते हैं। ठीक, वो अलग बात है, वो अध्याय अलग है। तो कुल मिला के ये भी गलत हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो केवल एक ही आकृति जो है वो सही आ रही है, केवल सी सही है, केवल सी सही है, नियम के अनुसार है, बाकी सब गलत हैं। क्यों गलत हैं मैंने आपको एक एक करके सबका बता दिया है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं को बनाने के जो नियम हैं वो मैंने पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाया, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी मैंने बताया। विद्युत बल रेखाएं बनाने में बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं, वो धीरे धीरे मैंने आपको पूरे चैप्टर में बता दिया। आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद आप इसे देख रहे हैं। इस क्लास में आप एनसीईआरटी का हल कर रहे हैं, अतिरिक्त अभ्यास, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर के बाद। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर।
ये देखिए, ठीक, कलर मैंने बदल दिया, रंग बदल दिया मैंने, है ना। तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ, देखो मैं देख रहा हूँ एकदम। ओके, डन, रिकॉर्डिंग में चेक करा, है ना। चलिए चलते हैं नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितना बढ़िया सवाल आ गया। देखो, दिक् स्थान में किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है। तो यहाँ ज़रूरी है कि पहले जेड अक्ष बनाओ। जेड दिशा के अनुदिश है तो पहले जेड बनाओ, एक्स वाई जेड बनाओ तो सही पहले, तभी दिखेगा जेड दिशा के अनुदिश है। ये देखो, ये जेड एक्सिस बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने एक्स, और ये बना दिया मैंने वाई। ठीक, विद्युत क्षेत्र जेड दिशा के अनुदिश है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है जेड दिशा में है ऐसे, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये है विद्युत क्षेत्र, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, जेड दिशा के अनुदिश हो गया। परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर की वृद्धि होती है। यानी अगर देखा जाए डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड, ये है प्रति मीटर की दर से विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष पर बढ़ता है, तो ये दे दिया 10⁵, ये वैल्यू बता रखी है। ठीक, न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर। ठीक है, वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल आघूर्ण 10⁻⁻7 कूलम प्रति मीटर है के बराबर है, रखने पर कितना बल बलाघूर्ण अनुभव करता है। यानी इसमें हमें एक बल आघूर्ण लगाना है एक द्विध्रुव के ऊपर, वो हमें रखना है इसमें। ठीक, कितना बल ये लगाता। मान लीजिए इस बढ़ते विद्युत क्षेत्र में हम एक बल आघूर्ण रखते हैं, और ये बल आघूर्ण की जो दिशा बताई जा रही है, ध्यान से पढ़ना होता है इस चीज़ को, ऋणात्मक जेड अक्ष में। ऋणात्मक जेड अक्ष, इसका मतलब ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है। कहीं भी रख सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। ये जो आवेश है ये माइनस क्यू है, और ये आवेश है ये प्लस क्यू है, ऐसे। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण की जो लंबाई है उसको मान सकते हैं डेल्टा जेड। जेड अक्ष पर है तो डेल्टा जेड मान सकते हैं। ठीक, और जो दिशा है वो इस तरीके से बताई गई है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे। ऐसे जो बताया गया है वो है P, और वो है Q का परिमाण इंटू डेल्टा जेड, ये चीज़ है। देखो इसमें जो ये P है ये बता दिया गया है, P का मान बता दिया गया है 10⁻⁻7 कूलम मीटर। यानी जो P का मान है वो बताया 10⁻⁻7 कूलम मीटर। ठीक, तो हमारे पास दो जानकारियां हैं, एक ये वाली जानकारी है, एक इस P का ये मान है, ये जानकारी है। ठीक, अब पहला सवाल पूछा है कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करता है। बल कितना और बल आघूर्ण कितना। देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही डाइपोल या द्विध्रुव का कोण है, तो आघूर्ण पहले निकाल लेते हैं। आघूर्ण टाउ, इसका सूत्र होता है P E sin थीटा। तो ये कितना बन रहा है, देखो P E sin 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है आघूर्ण की दिशा। तो कितना एंगल है, कोण है 180, तो आघूर्ण कितना हो गया 0, उत्तर कितना हो गया 0। ये पहली बात हो गई, ये आघूर्ण मिला तुम्हें। अब बल देखते हैं। बल द्विध्रुव पर बल F कितना होता है, F होता है आवेश कितने हैं और उन पर कितना विद्युत क्षेत्र है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की बात अगर मैं करूं, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका कुछ मान लेता हूँ मैं E1,
और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका कुछ मान मान लेता हूँ मैं E2 ऐसे। ठीक, तो बल की मैं बात करूँ तो ऋणात्मक आवेश पर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। इसे मान लेता हूँ मैं F1, और इसमें जो बल है इस पे लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसे मान लेता हूँ मैं F2। यानी पक्का कर लिया आपने कि धनात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है वो F2 है। ठीक, ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है वो F1 है। तो यानी कुल लगने वाले बल हैं F1 F2 जो कि विपरीत दिशा में हैं। तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल होगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 माइनस F2 करें या F2 माइनस F1 करें तो ये क्या कह रहा है, नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि जो धनात्मक दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, उसमें जो बल है उसको धनात्मक माना जाए और जो उसकी विपरीत दिशा है उसको ऋणात्मक माना जाए। तो परिणामी बल हो गया F2 माइनस F1। अब F कितना, F2 कितना, ये हो गया Q आवेश और विद्युत क्षेत्र का परिमाण E2 माइनस Q ये वाला आवेश। माइनस किसकी वजह से? माइनस आवेश के प्रकृति की वजह से नहीं। मैंने अक्सर कहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और आवेश की प्रकृति के साथ आपको ये तय करना होगा कि बल किस तरफ है। तो बल की बात हो गई तो उल्टा हो गया, तो बल ही घटेगा, आवेश का केवल परिमाण लगेगा। तो आवेश का परिमाण Q और विद्युत क्षेत्र है E1। अब चलिए Q को अलग करिए, E2 माइनस E1 को लिखिए ऐसे। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ाइए, Q इसे कर दीजिए डेल्टा E, ये आ गया देखिए डेल्टा E। ठीक है, अब डेल्टा E और बल में देखिए ये रिलेशन बन के आ गया, एक संबंध बन के आ गया। इस संबंध को आगे बढ़ाएंगे, F Q कितना Q है देखिए यहाँ से Q का परिणाम क्या है, Q का परिमाण क्या है। तो Q का परिमाण कितना आएगा, यहाँ से Q का परिमाण आएगा P बटे डेल्टा Z। ये Q आएगा देखो निकल के, पक्का Q निकलेगा P बटे डेल्टा Z। यहाँ लगा देते हैं Q को P बटे डेल्टा Z, ये आ गया Q। डेल्टा E E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, विद्युत क्षेत्र जो है इस तरफ को बढ़ता है। इसका मतलब E1 का मान बड़ा है E2 से, ये देखिए, क्योंकि बताया गया सवाल में कि विद्युत क्षेत्र जो है Z दिशा के अनुदिश प्रति मीटर से वृद्धि होती है। तो इसका बात स्पष्ट है कि E1 का मान E2 से अधिक है, क्योंकि Z अक्ष पे जाने पर, पॉजिटिव Z अक्ष पे, धनात्मक Z अक्ष पे जाने पे E का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं डेल्टा E, ये E2 माइनस E1 है। ठीक, इसको डेल्टा E लिख रहे हैं। अब अगर मैं इसे E1 माइनस E2 लिखूँ तो ये माइनस डेल्टा E होगा। ठीक, यानी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर माइनस में आएगा और यहाँ पर जो चीज़ है मेरे पास वो क्या है, ये चीज़ क्या है, ये है देखिए, अगर मैं इसे ठीक कर दूँ थोड़ा सा तो ये है E1 माइनस E2 बटे डेल्टा Z 10 की घात 5, ये दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि E1 बड़ा है E2 से, और यहाँ क्या चीज़ आ गई, E2 माइनस E1। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ माइनस डेल्टा E ऐसे। ठीक, इसको लिख देता हूँ। ओके, तो ये समझ में आ गई बात कि ये माइनस डेल्टा E क्यों है। या फिर चलिए मैं इसको यहीं बदल दूँगा, मैं यहीं बदल दूँगा इसको, मैं इसको यहीं पे बदल देता हूँ। इसे लिख देता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ कॉमन, मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ, इसको यहीं बदल देता हूँ E1 माइनस E2। अब देखो बात समझ में आ जाएगी, E1 माइनस E2। अब देखिए आ गया, क्योंकि मेरे पास E1 माइनस E2 है ये वैल्यू। अब समझ गए होंगे चिन्ह क्यों लगाया मैंने। अब इसके बाद मैं इस डेल्टा Z को इसके नीचे पहुंचा देता हूं, P से हटा लेता हूं
और इसके नीचे पहुंचा देता हूँ। ये देखिए ये आ गया, ये देखिए ये आ गया। ठीक, अब इसे ठीक करके लिखता हूँ तो ये चीज़ कैसे आती है बन के, ये आती है एफ माइनस पी डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड, ये बन के आता है, ये आता है बल। ठीक, क्यू का मान कैसे रखा, पी से निकाल के रखा और इसको परिभाषित किया, इससे रखा, तो ये बल आ जाता है। देखिए अब इस बल को कितना ये बल आएगा निकाल कर दिखाते हैं, और किस तरफ को आएगा ये भी दिखाते हैं। बल जो है आ रहा है P, P का मान ये रखा है, P का मान लगा देते हैं 10 की घात -7 और माइनस, और डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड कितना है 10 की घात 5। ये बल आ गया न्यूटन में, तो ये बल आया -10 की घात -2 न्यूटन में। ठीक, अब देखिए ये बल किस तरफ को है, ये बल किस तरफ को है, इस पे माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस की दिशा को आपने प्लस माना। ठीक, तो ये बल जो है उस दिशा के विपरीत है। क्यों? क्योंकि माइनस का जो आवेश है वो अधिक विद्युत क्षेत्र में है, उस पर लगने वाला F1 का मान अधिक है और F2 का मान कम है, तो कुल मिलाकर ये बल इस द्विध्रुव पर नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, ऋणात्मक जेड एक्सिस की तरफ लगेगा। तो अब इसको उत्तर में कैसे लिखें? उत्तर में लिखें F, मान लिखें 10 की पावर -2 न्यूटन, क्या लिखें माइनस जेड अक्ष के अनुदिश, ये लिख दीजिए ऐसे, ये आ गया। देखिए ठीक, उत्तर की जांच करने पर हाँ यह बल ऋणात्मक जेड दिशा में 10 की पावर -2 न्यूटन है। बिल्कुल सही, ओके हो गया। माइनस कैसे आया आप समझ गए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र माइनस के आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, विद्युत बल ज़्यादा है, और वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो F1 बड़ा है F2 से, देखिए F1 बड़ा है F2 से, और F1 की दिशा माइनस जेड अक्ष की तरफ है। बात समझ में आ गई, फिट बैठ गई। ठीक, कैसे निकाला बल देख लिया आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर की तरफ। अट्ठाईस का जो पहला हिस्सा है हम उसको हल करते हैं। पहले ए पार्ट है, किसी चालक ए जिसमें चित्र में दर्शाए गए अनुसार कोई कैविटी है, कोई कोटर है, गुहा है, एक खाली जगह को क्यू आवेश दिया गया, दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। पहला सवाल, पहले सवाल को हल करते हैं कि यहाँ पर एक आवेश बनाया गया इस तरीके से। आवेश क्या एक वस्तु है, चालक वस्तु, इसके अंदर कोई जगह बनाई गई है ऐसे, ठीक, और ये जो है इस तरीके से इसको वस्तु को, चालक वस्तु को ऐसे दिखाया जा रहा है ऐसे, और को क्यू आवेश दिया गया। ठीक, अब इसमें सवाल ये है कि मान लीजिए इसको क्यू आवेश दिया गया, सपोज
ये चालक है, तो चालक में आवेश पृष्ठ पर पहुंचेगा। तो चालक में आवेश पृष्ठ पर पहुंचेगा, क्यों? ठीक, क्यों पहुंचेगा? क्योंकि चालक के अंदर आवेश चल सकता है। चालक के अंदर आवेश चल सकता है, अतः यह एक स्थैतिक साम्यावस्था बना लेगा, जो कि इसके पृष्ठ पर पहुंचने पर ही संभव है। बस हो गई बात। मतलब सर ये क्या है? ये सर ये स्थैतिक साम्य अवस्था क्या है? स्थैतिक साम्य अवस्था ये क्या चीज़ है? ठीक, स्थैतिक साम्य अवस्था का मतलब है कि आवेशों पर लगने वाले बल, जो पृष्ठ पर आवेश पहुंचेगा, लगने वाले बल कम से कम हो। आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करेंगे कि सारा आवेश पृष्ठ पे चला जाए और कम से कम बल लगे। अब देखिए, मान लीजिए कुछ प्लस का आवेश यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। अब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। ठीक, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों करेंगे? पक्का करेंगे। तो क्या होगा? ये दोनों चलेंगे और पृष्ठ तक पहुँचेंगे, पृष्ठ में पहुँच जाएंगे, जहाँ भी जा सकते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार आवेश चलेगा। अब ये दोनों अधिकतम दूरी बनाएंगे अपने बीच में। क्यों? क्योंकि इन पे बल कम हो सके। तो ये स्थैतिक साम्य अवस्था में क्या होगा कि दो आवेशों पर जब वो पृष्ठ पे पहुंच जाते हैं, अनुदिश बल जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये F1 और ये F2, तो F1 प्लस F2 ये हो जाएगा 0। कहाँ? पृष्ठ के अनुदिश, पृष्ठ के अनुदिश बल शून्य। इसका मतलब अब ये पृष्ठ पे चलेंगे नहीं। सबसे पहले अंदर से कहाँ आएंगे? पृष्ठ में आएंगे। पृष्ठ पे कैसी स्थिति बनाएंगे? स्थैतिक साम्य अवस्था। और पृष्ठ पे चलेंगे नहीं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो बात ये समझ में आई कि पृष्ठ पे आने पर ही स्थैतिक साम्य अवस्था प्राप्त होगी। जब तक किसी वस्तु के अंदर रहेंगे तब तक ये होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये उत्तर जो लिख दिया गया है, इतनी सी बात, बस ये आपको समझ के इसको लिख देना है। इसको लिखना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, मैंने बताया कारण कि आवेश चलेंगे, पृष्ठ तक पहुँचेंगे, अपने ऊपर कम से कम बल लगे ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे। ठीक, और पृष्ठ में चले जाएंगे, पृष्ठ के अनुदिश बल एक दूसरे को कैंसिल कर दें किन्हीं भी आवेशों के बीच में, तो उसे कहते हैं स्थैतिक साम्यावस्था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, तो बात समझने की है, कोई बड़ी बात नहीं है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, छोटा सी बात है बस। ये आ गया ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी में चलते हैं। पार्ट बी में क्या कहता है देखते हैं। यदि कोई अन्य चालक बी जिस पर आवेश Q है को कैविटी में इस प्रकार धसा दिया जाता है कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे, दर्शाए कि चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश Q प्लस Q होता है। यानी बिल्कुल वही चीज़ फिर से बना रखी है इस तरीके से।
बाह्य पृष्ठ पर जो आवेश है, बाह्य पृष्ठ पर जो आवेश है वो बताया गया है पहले की तरह है। वो बाह्य पृष्ठ पर आवेश पहले की तरह है, प्लस क्यू है। ठीक, कहता है इसके अंदर इस जगह में एक क्यू आवेश रख दिया गया, ठीक, जो कि विद्युत रोधी है, यानी इसका, इस आवेश का इस वस्तु से, चालक वस्तु से कोई संबंध नहीं है। तो बताइए कि इस पृष्ठ पे कितना आवेश होगा। तो यहाँ काम करता है विद्युत प्रेरण का सिद्धांत। कैसे काम करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज इसे मान लेते हैं तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा इसके बारे में, बाकी हम इसको अगले अध्याय में भी पढ़ेंगे। जितना ये आवेश है इतना ही यहाँ प्रेरित हो जाता है। उसकी वजह क्या है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर चलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये आवेश उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा और वो इसके पृष्ठ में, पृष्ठ के पास अंदर वाले पृष्ठ में आ जाएंगे। जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश विकसित होगा। क्योंकि अगर हम किसी परमाणु में से या परमाणु के पास से कोई इलेक्ट्रॉन चला दें, एक तरफ कर दें, उसको वहाँ से हटा दें, तो परमाणु के प्रोटॉन पर पॉजिटिव या धनात्मक आवेश चमकने लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस आवेश ने अपने आवेश के बराबर कुछ इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया तो पॉजिटिव आवेश चमकेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। वो सारा पॉजिटिव आवेश इसके पृष्ठ पर पहुँच जाएगा। ठीक, यानी जो पॉजिटिव आवेश इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसने खींचे हैं, वो पहुँच जाएगा। परिणाम स्वरूप इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, क्योंकि जब तक विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, उन पर बल लगता रहेगा, वो चलते रहेंगे। जब विद्युत क्षेत्र इसके अंदर शून्य हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन चलना बंद कर देंगे। ये शून्य होगा कब, जब इस आवेश के बराबर और विपरीत आवेश यहाँ बनेगा, तब इस आवेश का कुल प्रभाव इस चालक के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव जितना है उतना ही ये नेगेटिव है। तो चालक की बाउंड्री के अंदर कुल आवेश शून्य है। ज़रा ठीक से देखिए, ये कितना है, प्लस, और प्रेरण से कितना उत्पन्न हुआ, इतना ही हो गया माइनस में। तो चालक की बाउंड्री के अंदर कितना आवेश है, शून्य। शून्य आवेश होने के कारण चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र इस जगह में शून्य है, लेकिन इस जगह में विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। यहाँ पर ये जो खाली जगह बीच में रह गई है, इसमें विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, क्योंकि इस आवेश का प्रभाव चालक तक है। चालक के अंदर जाकर प्रेरण हुआ है, वहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है। और बाहर कितना आवेश हो गया, Q प्लस Q हो गया, क्योंकि जितना आवेश माइनस में ऋणात्मक आएगा चालक में से खिंच खिंच के, उतना प्लस हो जाएगा। और प्लस आवेश कहाँ जाकर ठहरेगा, पृष्ठ पर ठहरेगा, क्योंकि मैंने बताया एक स्थैतिक साम्य अवस्था प्राप्त करेगा और बिल्कुल इसके पृष्ठ पर पहुँचेगा। तो बात सीधी थी, समझ में आ गई होगी विद्युत प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक, थोड़ा सा मुश्किल तो है क्योंकि हम लोग अतिरिक्त अभ्यास पढ़ रहे हैं। अतिरिक्त यानी थोड़े से मुश्किल प्रश्न होते हैं अतिरिक्त अभ्यास में, लेकिन काम बहुत आती है, ये हमारे सब्जेक्ट को मजबूत कर देती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। सी, किसी सुराही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय बताइए। ठीक, किसी आवेश को परिरक्षित या सुरक्षित, ऐसे कर सकते हैं, सुरक्षित लिखें या परिरक्षित लिखें। चलिए मैं परिरक्षित लिख देता हूँ, ठीक है। परिरक्षित
परिरक्षित, है ना। देखो यार हिंदी में ना मात्राओं में बड़ी दिक्कत है। परिरक्षित करने के लिए, इसे किसी चालक से परिबद्ध करना होगा। ताकि ताकि किसी अन्य बाहरी आवेश का इस पर प्रभाव ना हो। ओके, ये बात है। किसी आवेश को परिरक्षित करने के लिए इसे किसी चालक से परिबद्ध करना होगा ताकि किसी अन्य बाहरी आवेश का इस पर प्रभाव ना हो। प्रभाव से मतलब बल ना लगे। अब देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए इस चालक को परिबद्ध या रक्षित करना है, इसका परिरक्षित करना है, तो क्या करें, इसे एक बाहरी चालक के अंदर रखेंगे। ऐसे इसको एक बाहरी चालक के अंदर बंद कर देंगे। ये क्या है, ये है बाहरी चालक। ये है बाहरी चालक। और ये क्या है, ये है परिरक्षित आवेश। ठीक, अब देख लेंगे कि विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पर आवेश कितना बनेगा, अंदर बनेगा माइनस। आवेश अंदर वाले सरफेस पे कैसा बनेगा, माइनस का। अगर ये प्लस है तो, ये प्लस है तो, और बाहर कितना बनेगा, प्लस का आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न होगा। ये प्लस में क्यों होगा और ये आवेश माइनस में क्यों होगा। ये प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए आवेश हैं जो चालक में उत्पन्न होंगे। ऐसे, ठीक। अब ये आवेश परिरक्षित हो चुका है। क्यों, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई आवेश लगा दूँ क्यों, ऐसे, ठीक। तो इस आवेश का इस पर जो बल है वो शून्य है, क्योंकि यहाँ से जाने वाली विद्युत बल रेखाएं, यहाँ से जाने वाली विद्युत बल रेखाएं इस चालक में अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। वो अंदर, चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है और इधर निकलेंगी ज़रूर, उत्पन्न होंगी ज़रूर, ठीक, लेकिन चालक के अंदर नहीं होंगी। और ये सर, ये तो चमत्कार हो गया। अब देखा जाए, इसका, इस Q के कारण इस पर बल लगेगा, यानी इस पर जो बल है Q के कारण वो F, वो शून्य नहीं है, और इस पर जो बल है वो शून्य है। क्यों, क्योंकि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र इस चालक के अंदर जाएगा ही नहीं। चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि चालकों में उनके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है जो उनके अंदर विद्युत क्षेत्र को शून्य कर देता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। सरल है, क्योंकि विद्युत प्रेरण जो है हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, ये प्रयोग करके देख सकते हैं कभी, है ना। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे।
चलिए एक क्लास हमारी हो गई, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, और करते हैं बाकी के सभी सवाल हल। ओके।